इस गर्मा गर्म कॉफी की महक और सिनेमा की दुनिया से आई ताज़ा खबरों के इस विशाल ढेर के बीच आज के इस बेहद खास गहरे अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन बहुत ही क्लियर और बेहद रोमांचक है। वही तो, टेबल पर इंडिया रिव्यू की 21 और 22 फरवरी 2026 की इतनी सारी रिपोर्ट्स, लेख और समीक्षाएं जो मौजूद हैं। हाँ, और ये इन पन्नों के बीच सिर्फ खबरें नहीं है, इनमें ना बॉलीवुड और साउथ सिनेमा की एक पूरी की पूरी बदलती हुई दुनिया छिपी है। एकदम सही कहा। इस पूरी सामग्री को खंगालते हुए सबसे अहम बात ये उभर कर आती है कि ये स्रोत केवल मनोरंजन की गपशप तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें तो ये एक दर्पण की तरह काम करते हैं। हाँ, मतलब ये लेख स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि भारतीय सिनेमा आज कला, व्यापार और समाज के लगातार बदलते हुए नजरिए के बीच किस तरह से अपना संतुलन तलाश रहा है। सही बात है। सिनेमा सिर्फ पर्दे तर कहानियां थोड़ी दिखा रहा है, वो समाज की सोच, उसके अंतर्द्वंद और महत्वाकांक्षाओं को भी आकार दे रहा है। और इसी बात को अगर हम इंडस्ट्री की उस धुरी से जोड़ें जिस पर सब कुछ घूमता है, मेरा मतलब है बॉक्स ऑफिस, तो उस तस्वीर और भी साफ हो जाती है। तो चलिए बॉक्स ऑफिस के ताज़ा आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात आती है फिल्म ओ रोमियो की। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की इस फिल्म ने महज 9 दिनों में 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर कोई केवल कमर्शियल नजरिया रखे तो ये सीधे तौर पर जश्न मनाने वाली बात है। इंडस्ट्री के लिए 50 करोड़ का आंकड़ा एक सफलता का प्रतीक तो है ही। हाँ, पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम समीक्षकों की राय पढ़ते हैं। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के राहुल देसाई जैसे आलोचकों ने इस फिल्म की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे प्रभावी नहीं यानी इनइफेक्टिव करार दिया है। अच्छा। हाँ, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये फिल्म विशाल भारद्वाज के उस जादुई स्तर को छूने में नाकाम रही है। देखो, विशाल भारद्वाज का नाम आते ही सिनेमा प्रेमियों के दिमाग में एक खास तरह की उम्मीद जाग जाती है। वो एक ऐसे निर्देशक है जिन्हें उनकी सिनेमाई कला, जटिल मानवीय भावनाओं और शेक्सपियर के नाटकों के बेहतरीन भारतीय रूपांतरण के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। ऐसे में ये स्थिति व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा के बीच की उस खाई को दर्शाती है जो लगातार चौड़ी होती जा रही है। वही ना, जब कोई फिल्म 9 दिनों में 50 करोड़ कमा लेती है तो इसका सीधा अर्थ है कि दर्शक टिकट खरीदकर सिनेमा घरों तक पहुंच रहे हैं। पर आलोचकों का इसे असरदार ना मानना इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद फिल्म अपनी कलात्मक गहराई और कहानी कहने की उस रूह से समझौता कर बैठी है। ये तो इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और क्लासिक बहस को जिंदा करता है कि क्या भारी कमाई का मतलब हमेशा एक बेहतरीन कलाकृति होता है। ये सवाल तो वाकई हर शुक्रवार को इंडस्ट्री के सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इसी कलात्मक गहराई की तलाश में अगर हम एक और फिल्म की तरफ मुड़ें तो अनुराग कश्यप की डार्क और नियो नोआर फिल्म कैनेडी को लेकर काफी चर्चा गर्म है। वैसे जो लोग सिनेमाई शैलियों से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, उनके लिए स्पष्ट करना दिलचस्प होगा कि नियो नोआर आखिर है क्या। ये एक ऐसी शैली है जहां कहानी में बहुत गहरा रहस्य होता है। हाँ, दृश्य अक्सर अंधेरे और छाया से भरे होते हैं। एकदम। और किरदार पूरे तरह से सफेद या काले नहीं होते बल्कि ग्रे शेड्स में होते हैं। इस फिल्म में राहुल भट्ट की अभिनय की तो हर तरफ जबरदस्त तारीफ हो रही है। उन्हें उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में बताया जा रहा है। मगर फिल्म की कहानी और उसके असर को लेकर आलोचक पूरी तरह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बंटवारे के पीछे मुख्य कारण यही है कि ऐसी फिल्में दर्शकों को किसी आरामदायक स्थिति में नहीं छोड़ती। सही कहा। और इसके ठीक विपरीत एक और सिनेमाई अनुभव की चर्चा आज की रिपोर्ट्स में है, और वो है फिल्म 80। तापसी पन्नू और कानी कुसरुती की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर एक हल्की बढ़त देखी है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन समीक्षकों ने इसे जिस तरह से सराहा है ना, वो ध्यान देने लायक है। ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसे समाज के लिए बेहद जरूरी बताया गया है। हालांकि आलोचकों ने ये भी चेतावनी दी है कि ये दर्शकों के लिए भावनात्मक रूप से बहुत ट्रिगर करने वाला और दर्दनाक अनुभव हो सकता है। यानी ये उस तरह का पॉपकॉर्न सिनेमा नहीं है जहां लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए जाते हैं। ये दर्शकों से एक गहरा भावनात्मक समर्पण मांगता है। पर्दे पर भावनाओं को दर्शाने की बात हो ही रही है तो दो दीवाने शहर में फिल्म का जिक्र आना लाजमी है। सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की इस फिल्म को काफी निराशाजनक समीक्षाएं मिली हैं। और ये रिपोर्ट्स पढ़ने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म के नाम में जो दीवानापन है वो पर्दे की कहानी से पूरी तरह से गायब है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में माशबुल इंडिया का एक बेहद दिलचस्प लेख सामने आया है जिसने इस नाकामी की एक बड़ी वजह को पकड़ा है।
इस लेख में बॉलीवुड में आधुनिक रोमांस को दर्शाने के संकट पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई है। मैशेबल इंडिया का ये लेख ना एक बहुत ही सटीक और जरूरी विश्लेषण पेश करता है। देखो, आज के डिजिटल दौर में रिश्ते, डेटिंग और रोमांस की परिभाषा बहुत जटिल हो गई है। हाँ, पहले की तरह सीधा साधा फॉर्मूला नहीं बचा, जहां नायक और नायिका मिलते हैं, परिवार विरोध करता है और फिर सब ठीक हो जाता है। वो अब काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। आज की पीढ़ी सिचुएशनशिप, करियर की महत्वाकांक्षाओं और आधुनिक जीवन की उलझनों से जूझ रही है। तो जब बॉलीवुड उन्हीं पुराने घिसे पिटे ढांचों में आज के रोमांस को फिट करने की कोशिश करता है, तो कहानी दर्शकों की असल जिंदगी से कट जाती है। यही वजह है कि नई प्रेम कहानियां अक्सर दर्शकों से जुड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं। और इस बदलते हुए स्वाद का ही नतीजा है कि दर्शक अब दूसरे जॉनरा या शैलियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए विजय राघवेंद्र की सेकंड केस ऑफ सिताराम का जिक्र किया गया है। हाँ, ये एक स्लो बर्न थ्रिलर है। स्लो बर्न यानी एक ऐसी कहानी जो तुरंत धमाका नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे, परत दर परत अपने सस्पेंस को खोलती है और अंत तक आते आते गहरा असर छोड़ती है। कुछ लोगों को इसकी गति भले ही धीमी लगी हो, लेकिन ये अपना एक खास दर्शक वर्ग तलाशने में सफल रही है। दूसरी तरफ कपल फ्रेंडली जैसी फिल्म है, जो अपनी मजबूत भावनात्मक कहानी और प्रभास जैसे सुपरस्टार के भारी प्रमोशनल सपोर्ट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। पर्दे पर दिखने वाली इन कहानियों और उनके बॉक्स ऑफिस गणित से अगर हम थोड़ा पीछे हटें, तो इंडस्ट्री की उस असली दुनिया की परतें खुलती हैं, जिनके कड़वे सच अक्सर कैमरों की चकाचौंध में छिप जाते हैं। जैसे द क्विंट की एक रिपोर्ट में तापसी पन्नू का एक बयान विस्तार से छपा है। हाँ, जो केवल साहसिक ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। महिला प्रधान फिल्म बनती है तो उसे हर मोर्चे पर परफेक्शन या एकदम बेदाग होने की उम्मीद की जाती है। दर्शकों से लेकर समीक्षकों तक सब उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जबकि इसके ठीक उलट पुरुषों के इर्द गिर्द बुनी गई कोई औसत या साधारण फिल्म भी आती है तो उसे आसानी से बॉक्स ऑफिस पर हिट मान लिया जाता है और उसकी कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये बयान इंडस्ट्री के अंदर गहराई तक बैठे जेंडर पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से उजागर कर देता है। और बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। इंडिया टुडे की एक अन्य रिपोर्ट में तापसी ने अपने शुरुआती दिनों का एक ऐसा अनुभव साझा किया है जो इस पूर्वाग्रह की एक और स्याह सच्चाई दिखाता है। हाँ, जहां उन्होंने बताया कि कैसे साउथ की फिल्मों में अपने शुरुआती काम के दौरान उन पर पैडेड ब्रा पहनने का भारी दबाव डाला गया था। ये महज एक कपड़े का मामला नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि फिल्म सेट पर अभिनेत्रियों पर सिर्फ बेहतरीन अभिनय करने का दबाव नहीं होता, बल्कि एक खास तरह के अवास्तविक शारीरिक मापदंड पर खरा उतरने की भी जबरदस्त मांग होती है। ऐसे दबाव अभिनेत्रियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन इस निराशाजनक माहौल के बीच बदलाव की कुछ मजबूत किरणें भी दिखाई देती हैं। आलिया फाग का एक ताज़ा इंटरव्यू इसका बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। उन्होंने बहुत ही स्पष्टता और परिपक्वता के साथ इस बात पर जोर दिया है कि कैसे उन्होंने अपनी असफलताओं से हार मानने के बजाय उनसे सीख ली। किसी और के बनाए सांचे में ढलने या इंडस्ट्री के पुराने नियमों के आगे झुकने के बजाय आलिया ने अपना रास्ता खुद तय करने का साहसिक फैसला किया है। युवा कलाकारों का यह नजरिया इंडस्ट्री में वाकई एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगाता है। ये आत्मनिर्भरता प्रेरणादायक है। लेकिन इन दिनों में इंडस्ट्री में केवल जेंडर या बॉक्स ऑफिस ही बहस का विषय नहीं रह गया है। सिनेमा पूरी तरह से वैचारिक बहसों का भी केंद्र बन चुका है। एकदम सही। इंडिया रिव्यू के स्रोतों में एक बड़े विवाद की रिपोर्टिंग की गई है जो द केरला स्टोरी 2 से जुड़ा है। विपुल शाह की इस आगामी फिल्म को लेकर जाने माने निर्देशक अनुराग काश्यप ने कड़ा बयान देते हुए इसे खुले तौर पर प्रोपेगेंडा कह दिया है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये चर्चा किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इस बात का एक स्पष्ट अवलोकन है कि कैसे आज की फिल्में सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का अखाड़ा बन गई हैं। हम बस स्रोतों की जानकारी साझा कर रहे हैं। वही इसी कड़ी में सुदीप्तो सेन की आगामी फिल्म चरक का भी जिक्र आया है, जो फिलहाल सेंसर बोर्ड की कैंची और कई प्रशासनिक मुश्किलों का सामना कर रही है। इस स्थिति को अगर तटस्थ होकर विश्लेषित किया जाए तो ये साफ दिखता है कि सिनेमा अब केवल शुक्रवार को रिलीज होने वाली मनोरंजन की पुड़िया नहीं रह गया है। ये समाज में चल रहे बड़े वैचारिक टकरावों का सीधा प्रतिबिंब बन गया है।
जब दो अलग-अलग विचार आमने सामने होते हैं तो विवाद होना स्वाभाविक है। और विचारधाराओं के इस टकराव का एक और बहुत ही दिलचस्प मामला छावा फिल्म से जुड़ा है। विकी कौशल स्टारर इस फिल्म के लेखक ने मीडिया के सामने अपनी गहरी हैरानी जताई है। उनकी हैरानी का कारण ये था कि संगीत के दिग्गज ए.आर. रहमान ने इस फिल्म को विभाजनकारी यानी ये समाज को बांटने वाला करार दे दिया था। ये एक ही रचना को इंडस्ट्री के दो अलग-अलग रचनात्मक दिग्गजों द्वारा बिल्कुल विपरीत नजरिए से देखने का एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, अब इन गंभीर बहसों और वैचारिक टकरावों से निकलकर अगर हम सिनेमा के उस रूप की तरफ चलें जो शुद्ध रूप से जादुई और ऐतिहासिक है। अरे तो एक ऐसी खबर सामने आती है जिसने इंटरनेट पर एक अलग ही स्तर का रोमांच पैदा कर दिया है। ये खबर भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बारे में है, कमल हासन और रजनीकांत। पूरे 47 साल के एक लंबे और ऐतिहासिक इंतजार के बाद ये दोनों सुपरस्टार्स एक साथ पर्दे पर लौट रहे हैं। नेल्सन के निर्देशन में बन रही इस महापरियोजना का एक रेट्रो गैंगस्टर प्रोमो आउट हुआ है। रेट्रो गैंगस्टर से तात्पर्य एक ऐसे सिनेमाई अंदाज से है जो पुराने दशकों के अंडरवर्ल्ड की कहानी को एक बेहद स्टाइलिश, क्लासिक और एक्शन से भरपूर तरीके से पेश करता है। इस प्रोमो ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस घटना की अहमियत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 70 और 80 के दशक से इन दोनों कलाकारों ने सिनेमा पर राज किया है और इन 47 सालों में दोनों के प्रशंसकों के बीच एक जबरदस्त और कई बार आक्रामक प्रतिद्वंदिता देखी गई है। ये तय करना हमेशा मुश्किल रहा कि दोनों में से बड़ा स्टार कौन है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के नंबरों और फैंस के बीच चलने वाले इन फैन वॉर्स से कहीं ऊपर इन दोनों के बीच 47 साल पुरानी एक बेहद गहरी और सम्मानजनक दोस्ती कायम रही है। उनका इतने दशकों बाद बिना किसी ईगो क्लैश के एक साथ स्क्रीन साझा करने के लिए तैयार होना सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा नहीं करता, बल्कि ये साबित करता है कि असली कला और आपसी सम्मान इंडस्ट्री की हर व्यावसायिक लड़ाई से बड़े होते हैं। पुरानी यादों और सिनेमाई विरासत की बात करें तो मुंबई के अंधेरी से भी एक बहुत शानदार खबर आई है। कपूर परिवार, जिसे भारतीय सिनेमा का पहला परिवार कहा जाता है, उसकी विरासत से जुड़ी एक बड़ी व्यावसायिक डील हुई है। हाँ, रणबीर कपूर ने आर.के. स्टूडियोज की उस ऐतिहासिक विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए अंधेरी में 20 साल के लिए एक इमारत की 5 मंजिलें लीज पर ली हैं। आर.के. स्टूडियोज का नाम राज कपूर के दौर से ही सिनेमाई भव्यता और जुनून का पर्याय रहा है। कुछ साल पहले स्टूडियो में लगी आग और उसके बाद के घटनाक्रमों से लगा था कि शायद ये विरासत खत्म हो जाएगी। लेकिन रणबीर कपूर का ये कदम अतीत की उस सुनहरी विरासत को आज के आधुनिक कॉर्पोरेट और व्यापारिक ढांचे के साथ जोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक है। और जहां एक तरफ अतीत को इस तरह से सहेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिनेमा का भविष्य विशालकाय महापरियोजनाओं के रूप में आकार ले रहा है। उदाहरण के लिए 2026 में आने वाली यश की फिल्म टॉक्सिक को ही ले लीजिए। अरे, टॉक्सिक का पैमाना तो सच में अकल्पनीय नजर आ रहा है। इसके संगीत अधिकार जी म्यूजिक के साथ एक बहुत बड़ी डील के तहत साइन किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है यश द्वारा हॉलीवुड के मशहूर स्टंट मास्टर जे पेरी को टॉरस अवार्ड जीतने पर सार्वजनिक रूप से बधाई देना। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि टॉरस अवार्ड को एक्शन की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है। हॉलीवुड के सबसे बेहतरीन स्टंट पेशेवरों को ही इस सम्मान से नवाजा जाता है। जे पेरी का इस फिल्म से जुड़ना ये साफ संकेत देता है कि टॉक्सिक का एक्शन किस वैश्विक और हॉलीवुड स्टार का होने वाला है। साथ ही अभिनेत्री संजीदा शेख का इस बड़े प्रोजेक्ट में आना भी कास्टिंग के लिहाज से एक बहुत ही दिलचस्प अपडेट है। महापरियोजनाओं की इसी फहरिस्त में ऋषभ शेट्टी का नया कदम भी शामिल है। उन्होंने कर्नाटका के हम्पी में स्थित अंजनाद्री बेट्टा में एक पवित्र और भव्य पूजा के साथ अपनी नई फिल्म जय हनुमान की शूटिंग शुरू कर दी है। इस खबर का सांस्कृतिक और सिनेमाई रोमांच इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अंजनाद्री बेट्टा को भगवान हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। ये स्पष्ट करता है कि फिल्म मेकर्स अब केवल स्टूडियोज में नहीं बल्कि कहानियों की प्रमाणिक जड़ों तक जाकर सिनेमा रच रहे हैं। इसके साथ ही 2026 के रिलीज कैलेंडर पर भी कई बड़े अपडेट्स आए हैं। समांथा की बहुप्रतीक्षित फिल्म मां इंती बंगारम के लिए 15 मई 2026 की रिलीज डेट तय की गई है। इसी बीच समांथा का एक बयान भी आया जहां उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया की तारीफ और ट्रोलिंग दोनों को एक ही समान नजरिए से देखती हैं। यह उनकी मानसिक परिपक्वता को दर्शाता है।
रिलीज कैलेंडर के अन्य हिस्सों पर नजर डालें तो कुछ निराशा भी है और कुछ उत्साह भी। थलापति विजय की अंतिम फिल्म माने जाने वाली जाने नायगन की रिलीज में थोड़ी देरी की खबर है, जिसने उनके फैंस की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। वहीं नभानदतेश के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उनकी 2 बड़ी फिल्में स्वयंभू और नागाबंधम कतार में हैं। और हाँ, हिट फिल्म ड्रैगन के सीक्वल को लेकर भी फिल्म मेकर्स ने साफ तौर पर इशारा दे दिया है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बड़े बजट की इन फिल्मों की चकाचौंध से थोड़ा अलग हटकर जब हम इन सितारों की निजी जिंदगी और उनके आपसी रिश्तों को देखते हैं, तो कई ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो उन्हें आम इंसानों के बहुत करीब लाती हैं। एकदम। रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान देर रात लीलावती अस्पताल पहुंचे ताकि वे वरिष्ठ लेखक सलीम खान से मुलाकात कर सकें। इस तरह के कदम उन रिश्तों की गहराई को दर्शाते हैं जो इस इंडस्ट्री में दशकों से बिना किसी दिखावे के कायम हैं। इस घटना को अगर निर्देशक अभिराज मिनावाला के उस ताज़ा बयान से जोड़ा जाए, जहां उन्होंने शाहरुख और सलमान खान की इतनी लंबी और सफल पारी का राज बताया है, तो बात और पुख्ता हो जाती है कि वो हमेशा दर्शकों के नजरिए से सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपने स्टारडम के नजरिए से। ये दर्शकों के प्रति उनका सम्मान ही है जो उन्हें इतने सालों से शीर्ष पर बनाए हुए हैं। इसी तरह का सम्मान और कृतज्ञता ऋतिक रोशन के उस भावुक पोस्ट में देखने को मिली जो उन्होंने अपने दिवंगत गुरु MM बेग को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था। ऋतिक ने बहुत ही साफ शब्दों में लिखा कि जब वे जिंदगी और करियर में पूरी तरह से खोए हुए थे, तो उनके गुरु ने ही उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें सही रास्ता दिखाया। एक ग्लोबल सुपरस्टार का इस तरह खुले मंच पर अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु को देना बहुत मायने रखता है। कुछ इसी तरह का जीवन का सबक मेंदा चोपड़ा ने अपनी बेटी माल्टी मरे के लिए साझा किया है। उन्होंने सलाह दी है कि जीवन में कुछ भी करना, लेकिन फोकस सिर्फ अपने काम यानी अपने क्राफ्ट पर रखना। बाकी सब चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाएंगी। इन बड़े सितारों की बातों से आगे बढ़कर जब हम जीवन के कठिन संघर्षों को देखते हैं, तो राजपाल यादव की कहानी सामने आती है। जेल से छूटने के बाद उन्होंने कोई बड़ा बयान देने या मीडिया का सामना करने के बजाय अपनी पत्नी के जरिए उन सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया जो मुश्किल वक्त में उनके परिवार के साथ खड़े रहे। ये एक ऐसा क्षण है जो याद दिलाता है कि पर्दे पर लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट करने वाले चेहरे की असल जिंदगी कितनी संजीदा और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उसी तरह अभिनेत्री जरीन खान ने अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने पर सोशल मीडिया के जरिए प्रार्थना की भावुक अपील की। और तो और खुद अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस के लिए एक माफी भरा नोट लिखा, क्योंकि वे किसी कारणवश जलसा के बाहर अपना मशहूर संडे मीट मिस कर गए थे। ये तमाम घटनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि स्टारडम के खोल के भीतर वे सभी मानवीय भावनाओं और कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। इन मानवीय पहलुओं के बीच एक ऐसी खबर है जिसने इंडस्ट्री में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये खबर है अल्लू अर्जुन की को-स्टार के बारे में। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 10 फिल्मों में काम किया हो, जिनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $45 मिलियन की भारी भरकम कमाई की हो, वो स्टारडम और ग्लैमर की उस ऊंचाई को छोड़कर अचानक एक सामान्य कॉर्पोरेट जीवन की तरफ मुड़ जाने का फैसला करती है। ये फैसला अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये साबित करता है कि हर इंसान के लिए सफलता के मायने एक जैसे नहीं होते। कभी कभी रेड कार्पेट और कैमरॉन की फ्लैश से ज्यादा एक शांत और स्थिर जिंदगी की तलाश अहम हो जाती है। इसी सुकून की तलाश का एक और रूप युवा अभिनेत्री रिद्धि कुमार में दिखता है। अपने जन्मदिन पर किसी बड़ी बॉलीवुड पार्टी का आयोजन करने के बजाय रिद्धि ने अपनी डायरी में जीवन के उन छोटे छोटे चमत्कारों पर विचार करना पसंद किया जो अक्सर शोर शराबे में छिप जाते हैं। क्या कमाल का नजरिया है। और जहां हम रिश्तों और मानवीय स्वभाव की बात कर रहे हैं, वहां विश्वाक सेन की दरियादिली का जिक्र भी होना चाहिए। हाँ, अपनी फिल्म कल्ट के टीजर लॉन्च के एक बड़े आयोजन में विश्वाक ने सारे आम फिल्म के संगीतकार रवि बसरोर को एक महंगी रोलेक्स घड़ी तोहफे में दे दी। ये सिर्फ एक महंगी वस्तु का लेन देन नहीं है, बल्कि ये उस गहरे सम्मान का प्रतीक है जो एक अभिनेता अपनी फिल्म की आत्मा यानी उसके संगीतकार को दे रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया की बात करें तो सोनम बाजवा का एक रैपिड फायर सवाल जवाब का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बेबाक और हाजिर जवाबी ने लाखों फैंस का दिल जीत लिया है। अब जब बात सोशल मीडिया के वायरल ट्रेंड्स तक आ ही गई है, तो हमें फैशन, संगीत और OTT की उस तेज तरार दुनिया को भी समेट लेना चाहिए जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई है। फैशन की दुनिया में तो इस हफ्ते गजब की हलचल है। ये देखना कितना आश्चर्य भरा है कि करिश्मा कपूर का वो 90 के दशक वाला सलवार सूट लुक आज भी एक बड़ा फैशन स्टेटमेंट बना हुआ है। उनका एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इसके बिल्कुल उलट
नोरा फतेही अपने कॉन्सर्ट में जो बोल्ड और ग्लैमरस लुक लेकर आईं, उसने स्टेज पर आग ही लगा दी। आयशा खान का एक बेहद होलसम और प्यारा वीडियो भी सामने आया है, जिसे फैंस की खूब तारीफ मिल रही है। लेकिन गॉसिप के बाजार को सबसे ज्यादा गर्म किया है मलाइका अरोरा की इटली ट्रिप की एक वायरल तस्वीर ने। वहीं इस तस्वीर के सामने आते ही बिजनेसमैन हर्ष मेहता के साथ उनकी डेटिंग की चर्चाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। इसके साथ ही तान्या मिट्टल के ब्राइडल आउटफिट वाले वीडियो ने एक नई पहेली खड़ी कर दी है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या वो गुपचुप तरीके से शादी करने जा रही हैं। ग्लैमर के इस तड़के के बाद अगर संगीत की ओर रुख करें तो उस्ताद भगत सिंह के नए गाने ओरा ऑफ उस्ताद को लेकर दर्शकों के बीच एक बड़ा पोल करवाया गया है, जो इस फिल्म के लिए जबरदस्त उत्सुकता दिखाता है। इसके साथ ही बैंड मेलम फिल्म का एक नया गाना थिप्पुनकुट्टना रिलीज हुआ है, जो अपने पारंपरिक संगीत के कारण काफी तारीफें बटोर रहा है। अवार्ड्स के मोर्चे पर भी बड़ी खबर है। फिल्म फेयर साउथ 2026 के विजेताओं की पूरी सूची सामने आ चुकी है। इस सूची ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्षेत्रीय सिनेमा की कहानी कहने की ताकत कितनी मजबूत है। एकदम। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार ट्रिविया सामने आया है कि प्रतिष्ठित बाफ्टा 2026 अवार्ड्स में आलिया भट्ट बतौर प्रेजेंटर नजर आने वाली हैं। बाफ्टा, जिसे ब्रिटिश ऑस्कर भी कहा जाता है, वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा सम्मान है। और दिलचस्प बात यह है कि आलिया से पहले भी कुछ चुनिंदा बॉलीवुड अभिनेत्रियां इस वैश्विक मंच पर ये गौरव हासिल कर चुकी हैं, जो कि भारतीय सिनेमा की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को प्रमाणित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर घर के आरामदायक सोफे तक ओटीटी की दुनिया ने हर दर्शक का ख्याल रखा है। हाँ, Amazon प्राइम और जियो हॉटस्टार ने 7 ऐसी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों की सूची जारी की है, जो दिन भर की थकान के बाद दर्शकों का मूड एकदम तरोताजा कर देंगी। इसके अलावा इस हफ्ते जुनून और सर्वाइवल यानी जीवन रक्षा के विषयों पर आधारित कई नई दमदार सीरीज भी दस्तक दे रही हैं, जो वीकेंड को थ्रिलर से भर देने वाली हैं। इस पूरी विस्तृत चर्चा और इतने सारे अलग-अलग स्रोतों का अगर एक सार निकाला जाए तो आज के भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही दिलचस्प और स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। हमारा सिनेमा इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ ये अपनी जड़ों, अपनी गहरी संस्कृति और अपनी पुरानी विरासत की ओर लौट रहा है, चाहे वो आरके स्टूडियो का पुनरुद्धार हो, हम्पी में होने वाली फिल्म की पूजा हो या कोर्टरूम ड्रामा जैसी जमीनी कहानियां हो। और दूसरी तरफ ये टॉक्सिक जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स के साथ मिलकर नए वैश्विक प्रयोग कर रहा है। जड़ों से जुड़े रहना और आसमान की तरफ उड़ना, यही संतुलन आज इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत बन गया है। एकदम सही कहा आपने। तो इस पूरी बातचीत को विराम देने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। ये बात इन लेखों में सीधे तौर पर तो नहीं लिखी थी, लेकिन इस अध्याय से बड़ी प्रमुखता से बाहर आई है। ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो 47 साल पुरानी रजनीकांत और कमल हासन की जोड़ी को एक साथ देखकर हम उस पुरानी यादों यानी नॉस्टैल्जिया के सुकून में खो जाना चाहते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ टॉक्सिक और जय हनुमान जैसे एकदम नए और तकनीकी रूप से उन्नत सिनेमा का भी उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हमारा सिनेमा अब भविष्य की ओर तेज दौड़ लगाते हुए अपने उस सुनहरे अतीत की उंगली को और भी कस की पकड़ रहा है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हेडलाइन से हार्ट बीट्स तक आप सुन रहे थे बॉलीवुड डीप डाइव फ्रॉम indiareview.com। कहानियों के बीच फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।